नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग संस्कृत की छठी कक्षा की रुचिरा किताब से संस्कृत पढ़ रहे हैं। हमने पहले के 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपसे संस्कृत की वर्णमाला की कुछ दिलचस्प बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट संस्कृत वर्णमाला। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि वर्णमाला होती क्या है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए जो भी अक्षर, जो भी वर्ण, लेटर्स यूज होते हैं, उसके व्यवस्थित समूह माने के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है। इसमें भी कुछ अक्षर है जिनको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वहां पे अरेंज किया गया है। ठीक है, अब संस्कृत की वर्णमाला माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन वो हम लोग थोड़ा बड़े होने के बाद सीखेंगे। आज हम लोग जो वर्णमाला का रेगुलर वर्जन है उसको देखेंगे। संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है और संस्कृत जिस अक्षरों में लिखी जाती है उसको देवनागरी लिपि ऐसे कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये संस्कृत की वर्णमाला आपको संस्कृत सीखने के पहले क्यों नहीं सिखाई गई है? क्योंकि संस्कृत की वर्णमाला हिंदी की वर्णमाला से 90% से भी ज्यादा मैच होती है। और मराठी विषय जो लोग जानते हैं, मराठी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, माने कि हिंदी, मराठी और संस्कृत इनकी वर्णमालाएं 90% से भी ज्यादा एक जैसी है। और इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत के फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़ लिए। अब हम लोग वर्णमाला की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, संस्कृत में उच्चारण शास्त्र को परिपूर्ण कहा गया है क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में जो अक्षर हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं और जैसा हम लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही उसका उच्चारण होता है। ठीक है, एक बात और है, संस्कृत में सभी वर्णों के मुख के अंदर जो उच्चारण की जगह है उसे भी बहुत डिटेल में लिखा गया है। वो भी हम लोग थोड़ा बड़ा होने के बाद पढ़ेंगे, लेकिन आज उसके बारे में हल्का डिस्क्रिप्शन जरूर देखेंगे। तो अब हम वर्णमाला की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में जो भी वर्ण है उसे 2 भागों में विभागा गया है, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर माने कि वोवेल्स और व्यंजन माने कि कॉन्सोनेंट्स। ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब स्वरों को स्वयं राजते इति स्वरः ऐसे कहा गया है। मैंने पहले जो चैप्टर में आपको सिखाया था उसमें मैंने इस स्वर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, माने कि स्वर जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनका उच्चारण पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो हलंत चिन्ह से दर्शाए जाते हैं, माने कि व्यंजन ओरिजिनल में, मूल रूप में हलंत होते हैं, उनमें कोई स्वर नहीं होता है। उनका उच्चारण करने के लिए उन सारे व्यंजनों के अंदर स्वर मिलाया जाता है। अब हम आगे चलते हुए देखते चलते हैं। हमारे जो संस्कृत वर्णमाला के स्वर हैं वो कुछ इस तरीके से है। मैं आपके लिए पढ़ती हूं। अ, आ, इ, ई, उ, र, र, ए, ऐ, ओ, औ, अह। अब इन स्वरों में भी कुछ विशेषताएं हैं। आप जानते हैं ह्रस्व और दीर्घ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पहली लाइन में आपको जो सारे स्वर दिख रहे हैं वो अलग अलग स्वर नहीं है। अ और आ ये एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ भाग है। जैसे कि अ है ह्रस्व, आ है दीर्घ। ह्रस्व माने कि क्या, जो भी स्वर उच्चारण करने के लिए आपको 1 निमिष का समय लगता है। निमिष माने सेकंड। बेसिकली निमिष माने उतना समय जितना आपको अपनी पलकें झपकाने के लिए लगता है। तो जब आप एक बार पलक झपकाने में जो स्वर इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम ह्रस्व कहेंगे और दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर के दुगुना समय लगता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से बोल के देखते हैं। आ बोलने में हमें बहुत कम समय लगा और आ बोलने में हमें
अ से दुगना समय लगा। बस उसी तरीके से ई उ ऊ र र, ये जो सारे स्वर है वो एक ह्रस्व है और दूसरा दीर्घ है, ठीक है। और अब जो नीचे की लाइन में है ये ह्रस्व दीर्घ नहीं है, ए ओ इस तरीके से नहीं है, ये ए और ये आई, ओ औ, ये चारों अलग अलग स्वर है, ठीक। उसी तरीके से कुछ लोग बोलते हैं कि अम और आहा ये स्वर नहीं है, इन्हें ऐसे लिखा जाता है ताकि हम लोग इनको अच्छे से पढ़ पाए, अ के साथ, इसीलिए इस अनुस्वार को लिखा जाता है ताकि हम इसे पढ़ पाए, और अ के साथ इस विसर्ग को लिखा जाता है ताकि हम उसे अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। तो अनुस्वार और विसर्ग इनको स्वर के साथ ही हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे संस्कृत के स्वर हैं, ह्रस्व दीर्घ है और ये चारों स्वर अलग है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। अब यहाँ पे जो लिखा है वो हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। क ख ग घ ङ, च छ ज छ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। अब ये सारे व्यंजन, इसके नीचे जो टांग बनाई है, ये जो चिन्ह बना है इसे हलंत चिन्ह कहते हैं, और ये सारे व्यंजन अभी अपूर्ण है। जब भी इनमें क के साथ अ बनेगा तब ये क ऐसे पूर्ण बनेगा, और ये सब हम लोगों ने पहले तीनों चैप्टर्स में संधि में सीख लिया है। तो आज हम लोग इसमें क्या नया सीखेंगे, क्योंकि क से ह तक की वर्णमाला तो हमें याद है, तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि क ख ग घ ङ इनको एक लाइन में क्यों लिखा गया है। ऐसा भी तो हो सकता था क ठ द भ व, है ना, लेकिन कुछ सोच के जो हमारे व्याकरणकार है उन्होंने इन्हें ग्रुप किया हुआ है। इस लाइन को क वर्ग कहते हैं। आप जानते हैं कि इन सारे वर्णों का उच्चारण हमारे कंठ से होता है। अगर आप एक बार ध्यान देके इन व्यंजनों को एक बार फिर से बोलेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि आपके कंठ में पूरे टाइम आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जैसे कि क ख ग घ ङ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ण है वो आपके कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा च वर्ग, इसमें जो भी वर्ण है उसमें ये जगह थोड़ी सी आगे आ गई है, आपकी जीभ अब आगे आ गई है, देखिएगा च छ ज झ य, ठीक है। और ये सारे स्वर, ये सारे व्यंजन एक ही जगह से उच्चारे जा सकते हैं, जीभ को ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है। च छ ज झ य, ठीक है। अब आ गया ट वर्ग। ट में आपकी टंग जो है वो ट्विस्ट होके ऊपर चली जाती है, देखिएगा आप एक बार ध्यान से, ट ठ ड ढ ण, इन सारे वर्णों को उच्चारण करते हुए जीभ को एक ही जगह पे बार बार टच हो रहा है, ठीक है। ट ठ ड ढ न। उसके बाद ही आ गया त वर्ग, इसमें जीभ अब थोड़ी सी आगे आ गई है, दांत के पास आ गई है ना, त थ द ध न। अब आ गया प वर्ग। ये जो प वर्ग है इसमें दोनों होठों को मिलाना पड़ता है, प फ ब भ म, है ना, करेक्ट। और इसी वजह से इनका ग्रुपिज्म किया गया है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं आपका ध्यान इस ग की तरफ लाना चाहूंगी, क्योंकि ये जो स्वर है ग इतना ही है, अंग इंग ऐसे उसे नहीं कहना चाहिए, और ये जो स्वर है ये भी इतना ही है। एक बात और, ये जो फ है ये संस्कृत में स्पष्ट रूप से होठों को मिला के कहना होता है फ, जबकि हिंदी में उसको हम लोग फ भी कहते हैं, फूल जैसे कि हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को इस फ के बारे में भी ध्यान से उच्चारण करना है जब हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही ये जो दो श है ये एकदम पास पास में है, लेकिन इन दोनों का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। ये जो पहला श है ये श इस तरीके से बोला जाता है, और जो दूसरा श है वो श इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी जो बारीकाई है आज हमने वो देखी है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि अब जो हमारा चौथा चैप्टर है उसमें हम लोगों को विभक्ति की भी जरूरत पड़ने वाली है। आज तक हम लोगों को एक चीज तो अच्छे से ध्यान में आ गई है, हमारे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके लिए हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए। उसके बाद 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। लेकिन अब विभक्तियां हैं बहुत सारी, और हमने पहले के 3 चैप्टर्स में केवल प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अब जो आपका 4th चैप्टर है उसमें आपको प्रथमा विभक्ति के अलावा भी कई सारी विभक्तियों का इस्तेमाल करना है। तो विभक्ति का जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसमें हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन पहले विभक्ति मतलब होता क्या है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो विभक्ति का क्या मतलब होता है बेसिकली, वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। मेरे पास कुछ हिंदी के लाइंस है, ये मैंने इसलिए हिंदी में लिखे ताकि आप इसको जान सके। राम खेलता है, यह राम का घर है, यह किताब तुम्हारी है, तुम कहाँ हो, मैं विद्यार्थी हूं, मेरा नाम राजू है। ठीक है, अब हम लोग पहले 2 एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। राम खेलता है, इसमें जो राम शब्द आया है ये मैंने राम नाम इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग शब्द देखा है। वैसे तो रवि, तेजस या और भी कुछ नाम आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है पहली लाइन में एकदम प्लेन नाम यूज हुआ है, उसमें कोई भी किसी भी टाइप का प्रत्यय नहीं लगाया। हिंदी में हम लोग बोलते तो है लेकिन कभी विचार नहीं करते कि हमने किस तरीके से भाषा को इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब उसके बाद है दूसरा लाइन, यह राम का घर है। यहाँ पे हमने राम के साथ का को जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रत्यय तो हमने, विभक्ति के प्रत्यय तो हमने हिंदी में भी इस्तेमाल किए हुए। यह राम का घर है, तो अगर आप मैं यहाँ पे बोलूं यह राम घर है तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं उसमें जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम लोग विभक्ति के प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार उस चार्ट की तरफ ले जाना चाहूंगी जो मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर में सिखाया था, अकारांत पुल्लिंग शब्द। उस समय मैंने आपको बोला था कि आप ये चार्ट बस लिखिए और इसको रोज पढ़िए। तो मैं आपको इस चार्ट के इस वाले बॉक्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ये विभक्तियों के नाम है, ये हमने देख लिया था। ये किस तरीके से चलते हैं, देवः, देवौ, देवाः, प्रथम, ये भी हमने देख लिया था। अब यहाँ पे विभक्ति का संबंध हम लोगों को आता है, जैसे कि ये सब मैंने क्या लिखा है जो हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके। जैसे कि हमारा पिछला जो एग्जाम्पल अभी हम लोग देख रहे थे, राम का, माने कि यहाँ पे का आ गया, तो अब हम लोगों को षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देवस्य, देवयोः, देवानाम, इस लाइन को हम लोगों को यूज करना होगा। अब हम लोग राम शब्द यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा? रामस्य, एक वचन है इसलिए इनको अभी देखने की जरूरत नहीं। तो अब हम लोग उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। राम खेलता है का ट्रांसलेशन क्या बनेगा? रामः खेलति, जो हमने देख लिया है। लेकिन यह राम का घर है मतलब एतत् रामस्य गृहम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को उस चार्ट को जो मैंने आपको दिया है उसको यूज करना है और इन विभक्तियों के रूप को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। पहचानने के लिए भी हम लोग उस चार्ट को यूज कर सकते हैं और अगर हमको कुछ ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए भी हम लोग उस चार्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आज हम लोगों ने वर्णमाला की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखी है कि वर्णमाला में संस्कृत की क्या विशेषताएं हैं, और दूसरी चीज हमने देखी कि विभक्ति मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, और ये जो चार्ट है हम लोगों का, इस चार्ट का यूज हम लोगों को कैसे करना है। तो अब आपके पास 3 चार्ट है, देव माने कि आकारांत पुल्लिंग शब्द, माला माने कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और वन माने कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, और उसमें ये सब कुछ आपको दिया हुआ है तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए चल सकते हैं। लेकिन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको बहुत सारे नए शब्द भी सीखने को मिलेंगे, जैसे कि युवाम, अस्माकम, इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, तो आप मिलते हैं थोड़े समय में नेक्स्ट क्लास में।